अगर आपको ये ऑडियो शो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऑडियो बुक्स इस शो पर हर हफ्ते आती रहें, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी मेहनत के नाम। आपके कंट्रीब्यूशन से हम आपकी पसंद की किताबें खरीद पाएंगे और आपके लिए लगातार नई कहानियाँ ला पाएंगे। आप इस क्यूआर कोड पर अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट 10, 20, 50 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको अगर कोई खास बुक चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका पढ़ा करो सुना करो में। मेरा नाम है एहतशाम रईस और आप सुन रहे हैं केदार से कैलाश तक, जिसे लिखा है लेखक दीपक ने। अध्याय 7। मैं अगले दिन सुबह जल्दी उठ गया। मैंने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि मेरी खिड़की के ठीक सामने एक चाय की दुकान खुली हुई थी। मैंने अपनी बनियान के ऊपर एक हल्की जैकेट पहनी और बिना मोजे के अपने पैरों को जूते में डाला और फीते भी नहीं बांधे और कमरे से बाहर आ गया। होटल की गैलरी खाली थी और सभी कमरों के दरवाजे बंद थे। मैं चाय की दुकान पर गया। इतनी सुबह सुबह शहर में चाय की दुकान पर या तो सफाई करने वाले या रोजमर्रा का काम करने वाले या कुछ गरीब लोग या मेरे जैसे फालतू बिना मकसद के पर्यटक, ऐसे ही लोग आपको चाय की दुकान पर मिलेंगे। मैंने दुकानदार से एक चाय और कुछ खाने के लिए मांगा, बिस्किट या रस्क या मरोड़ी। ऐसी ही किसी चीज को चाय में डुबोकर खाने से बेहतर कुछ नहीं है। दिल्ली में रहने के बाद अब मुझे ज्यादातर सभी छोटे शहर पसंद आने लग गए थे, जहाँ पर आप खाली सुबह का आनंद ले सकते हो। आप सभी लोगों को ऑफिस की तरफ दौड़ते भागते नहीं देखते। ये एक बड़ा आरामदायक और सुकून भरा समय था और मैं कुछ और समय अकेले रहना चाहता था। इसलिए मैंने दूसरी चाय ली। मैंने मुश्किल से 2 घूंट से ज़्यादा नहीं लिए थे और मैंने देखा कि लक्ष्मी और सुमन मेरी तरफ आ रहे हैं। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। ये जल्दी उठने का एक अच्छा इनाम था। वे दोनों ही अपने नाइट सूट में थे, लेकिन दोनों ही ने कंधे से घुटने तक शॉल ओढ़ रखी थी, जिससे उनकी नाइट पैंट का केवल निचला आधा हिस्सा दिखाई दे रहा था। ये मुझ जैसे लोगों की टेढ़ी और पैनी नज़र से खुद को बचाने का अच्छा और आसान तरीका था। उन दोनों ने अभी अभी अपने बालों में कंघी की थी ताकि अनियंत्रित बालों की लटों को वापस उनकी जगह पर रखा जा सके। उनकी पूरी तरह से खुली आंखें और सतर्कता मुझे बता रही थी कि वे दोनों ही काफ़ी समय से जाग रहे थे। हमने आपको एक बार फिर अपनी खिड़की से देखा और आज आपके साथ चाय पीने का निश्चय किया। लक्ष्मी ने लगभग चहकते हुए कहा। वाह, तुम्हारा ये फैसला आज के दिन का सबसे अच्छा फैसला है। आप दोनों बहुत अच्छी हैं और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं मुस्कुराते हुए बोला। कि आप लोग कुछ चाय के साथ कुछ और भी लेना चाहेंगे, जैसे बिस्कुट वगैरह? मैंने पूछा। नहीं, सुमन ने कहा। पता नहीं क्यों उत्तर भारत में लोग अपनी चाय में बिस्कुट वगैरह डुबाना पसंद करते हैं। चाय में कुछ डुबोकर खाना एक मज़ेदार आदत है, मैंने कहा। मैंने 2 बिस्कुट भी लिए और एक एक उन्हें चाय में डुबोकर खाने के लिए दिया। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, लक्ष्मी ने उसे थोड़ी ज़्यादा देर तक डुबा कर रखा और जैसे ही उसने उसे कप से बाहर निकाला, गीला और नरम हिस्सा बिस्किट गिरने लगा। मैंने पहले ही इस पल के लिए लगभग तैयार और चौकस था। मैंने तुरंत अपनी हथेली आगे कर दी और गिरता हुआ बिस्कुट का टुकड़ा मेरी हथेली पर आ गया। मैंने तुमसे कहा था ना। मैंने अपनी हथेली पर चाय में भीगे हुए और गीले बिस्कुट को देखते हुए कहा। अब तुम इसे कैसे खाओगी, क्योंकि ये तो गीला है और तुम इसे अब उठा भी नहीं सकती। लक्ष्मी में धीरे से सुमन की ओर देखा। सुमन थोड़ा टेढ़ा होकर खड़ी थी और अपने चाय और बिस्कुट से जूझ रही थी और उसका ध्यान हमारी ओर नहीं था। बिना कुछ कहे लक्ष्मी ने बस मेरा हाथ लिया और उसे अपने मुंह तक लाई और अपने होठों से सीधे मेरी हथेली से बिस्किट खा लिया। मैंने लगभग अविश्वास से उसकी ओर देखा और वह अपने होठों पर एक मुस्कान, आंखों में चमक और मन में दृढ़ संकल्प के साथ सीधे मेरी ओर देख रही थी। उसके होठों की कोमलता का एहसास और गीलेपन का निशान मेरी हथेली पर स्पष्ट थे। मेरे दिल की धड़कन निश्चित रूप से बढ़ गई, क्योंकि मुझे अतरंगता के इतने सीधे निशाने की उम्मीद नहीं थी और यह अचानक हो गया। मेरी हथेली पर उसका ये चुंबन सामान्य दोस्ती से कहीं अधिक था, लेकिन मैं निश्चित था कि उसे क्या प्रतिक्रिया दूं और उसे देखकर एक झेप भरी हंसी में मुस्कुरा दिया, क्योंकि कोई और जो मेरे बगल में खड़ी थी मेरी इच्छा, आकर्षण और लक्ष्य थी। मैंने सुमन की ओर देखा और शुक्र था कि उसने लक्ष्मी की इस आत्मीयता वाले काम पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वह खुद भी बहुत तल्लीन थी
और अपने बिस्किट के आखिरी टुकड़े के साथ संघर्ष कर रही थी। देखो, मैंने इसे बिना गिराए खा लिया, उसने विजयी भाव से कहा। लक्ष्मी, क्या तुम्हारा बिस्कुट गिरा? नहीं, आधा हिस्सा मेरे मुंह में और दूसरा आधा मैं अब खत्म कर रही हूँ, उसने कहा और बिस्किट के बचे हुए हिस्से को चाय में डुबोया और बिना गिराए खा लिया। आप दोनों कमाल के हैं, मैंने हंसते हुए कहा। हमने थोड़ी सी गपशप की और दिन की योजना बनाई और लगभग 1 या 2 घंटे के बाद हम भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक अजंता की गुफाओं की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार थे। आज सुमन ने लाल रंग की छोटी प्रिंट वाली शर्ट और मैचिंग पैंट और स्पोर्ट शूज पहने थे। लक्ष्मी और कार्तिक दोनों टी शर्ट, जीन्स और स्पोर्ट शूज में थे। पिछले 2 दिनों से मैंने काली टी शर्ट पहन रखी थी, इसलिए मैंने जीन्स और जूतों के साथ हाफ शर्ट पहनना चुना। हमने अपनी यात्रा शुरू की और अच्छे नाश्ते के बाद हमें नींद आने लगी। हम सब कार में आधे सो रहे थे। अचानक सुमन की आवाज़ सुनाई दी। अरे वाह, कितने प्यारे फूल हैं। सड़क के दोनों ओर सूरजमुखी की फसलों से भरे खेत थे। प्रत्येक सूरजमुखी का पौधा लगभग 6 फीट ऊंचा था और उसके ऊपर एक बड़ा अकेला सूरजमुखी का फूल था। एक एक सूरजमुखी फूल का आकार हमारी हथेलियों के बराबर या उससे बड़ा था। ये वास्तव में एक अद्भुत दृश्य था और मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उत्तर भारत में जहाँ मैं रहता था या जिन स्थानों पर मैंने यात्रा की थी, वहाँ केवल गेहूँ, धान, गन्ना, बाजरा की फसलें थी। लेकिन वहाँ शायद ही कोई फूलों के खेत थे, और वह भी इतने प्यारे सूरजमुखी। हम सब कार से उतरे और सुमन और लक्ष्मी दोनों खुले सूरजमुखी के खेतों में भागे। मैं और कार्तिक फोटोग्राफर थे और हमने दोनों की बेहतरीन तस्वीरें क्लिक की। हम मुश्किल से 10 से 15 किलोमीटर ही गए थे कि हमारे सामने फिर से खेत आ गए, और जिसमें छोटे छोटे पौधे और सफ़ेद रंग के फूल थे। ये कपास के फूल हैं, कार्तिक ने कहा। महाराष्ट्र का ये क्षेत्र कपास उगाने के लिए प्रसिद्ध है। हम यहाँ भी फ़ोटो खींचेंगे, सुमन ने घोषित किया। हम सभी ने इस नज़ारे और फोटो सेशन का पूरा आनंद लिया। लगभग 2 घंटे के बाद हम अजंता की गुफाओं के क्षेत्र में पहुंच गए। अजंता की गुफाओं का पहला नज़ारा निश्चित रूप से किसी को भी अचंभित कर देगा। प्रवेश पर, जहाँ से पूरे क्षेत्र को देखा जा सकता था, एक प्राकृतिक सौंदर्य था। वाघुर, स्थानीय भाषा में टाइगर, नामक की एक छोटी नदी थी जो एक संकरी और छोटी घाटी बनाती हुई नीचे बह रही थी। नदी के दाहिनी ओर लगभग 100 फुट ऊंची एक खड़ी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के करीबन बीच में घोड़े के नाल के आकार में पत्थर को काटकर करीबन 1/4 किलोमीटर तक ये गुफाएं एक के बाद एक निकाली गई थी। हालांकि आज इन गुफाओं तक पहुंचने के लिए एक आधुनिक मार्ग उपलब्ध है। इसकी कल्पना करना मुश्किल है कैसे वे 2000 साल पहले काटी गई होंगी। उस दौरान बिना किसी आधुनिक उपकरण की मदद के कारीगरों और भिक्षुओं को चट्टानों में सीढ़ियां बनानी पड़ी होंगी, या नदी से किसी तरह की सीढ़ी का इस्तेमाल किया होगा जो लगभग 50 फीट नीचे बह रही थी। अजंता की गुफाएं लगभग 30 बौद्ध गुफा स्मारक हैं जो चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। इन गुफाओं को बौद्ध धार्मिक कला की उत्कृष्ट कृतियों के रूप में माना जाता है। ऐतिहासिक अभिलेख हमें बताते हैं कि भिक्षुओं के ये महान प्रार्थना और विश्राम कक्ष, जो शायद बड़ी कठिनाई के साथ ग्रेनाइट की चट्टानों को खोखला करके बनाए गए थे, लगभग 1500 वर्षों तक जंगल की गुमनामी में ढके रहे और मानव जाति की दृष्टि से ओझल रहे, जब तक कि वे गलती से खोज न लिए गए। अजंता की गुफाएं अनिवार्य रूप से प्राचीन चैत्यगृह, पूजा भवन और विहार, भिक्षुओं के लिए आवासीय क्वार्टर का एक संयोजन थी। आज हम आधुनिक पीढ़ी इसकी अद्वितीय समृद्ध विरासत और महत्व से बेखबर अजंता की गुफाओं को एक पर्यटक स्थल होने की मानसिकता के साथ देखने जाते हैं और इसके महत्व को जाने बिना तस्वीरें क्लिक करते हैं। शायद ही कभी हम महसूस करते हैं कि अजंता की गुफाएं बौद्ध जीवन शैली के उत्कृष्ट अवशेष हैं, जिनका निर्माण 2 पीढ़ियों द्वारा किया गया था, जिनके बीच लगभग 500 से 600 वर्षों का अंतर था। हम वास्तव में इस बात की सराहना नहीं करते कि इन प्राचीन गुफाओं में प्राकृतिक ज्वलंत रंगों और भित्ति चित्र की झलक मिलती है, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति में प्रचुर मात्रा में थे। हम ये नहीं समझते हैं कि ये गुफाएं प्राचीन भारत में भिक्षुओं के लिए पूजा और रहने के स्थान थे, और शायद व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के लिए विश्राम स्थल भी थे। अजंता की गुफाएं प्राचीन बौद्ध
रॉक कट वास्तुकला की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। हमने एक-एक करके गुफाओं का दौरा करना शुरू किया। इन गुफाओं में से एक में एक असाधारण म्यूरल पेंटिंग भित्ति चित्र था, जो अच्छी तरह से संरक्षित था और अभी भी इसके अधिकांश रंग बरकरार थे। ये पेंटिंग एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसका अंडाकार आकार का सुंदर चेहरा, आधी बंद आंखें, चौड़ी छाती और पतली कमर थी। लंबे काले बालों के साथ एक रत्न जटित मुकुट के नीचे वह अपने दाहिने हाथ में एक नीला कमल का फूल लिए खड़ा हुआ था। इसके इर्द गिर्द और भी चेहरे थे जो ऐसा आभास दे रहे थे कि जैसे वह भीड़ में हो, लेकिन फिर भी वह और लोगों से अलग था। उनका रूप कामुक, दिव्य और आध्यात्मिक था। मैं पेंटिंग के विवरण से मंत्रमुग्ध था। बाद में मैंने एक गाइड को पर्यटकों के समूह को कहते हुए सुना कि पेंटिंग में आदमी को बोधिसत्व पद्मपाणि के रूप में जाना जाता है और पेंटिंग को इस तरह से बनाया और रखा गया था कि बोधिसत्व नीचे की ओर उन सभी मंदिर के प्रवेश द्वार से गुजरने वाले उपासकों की ओर देख रहे हैं, जो कि गुफा के अंत में पत्थर काटकर बनी हुई एक बुद्ध की मूर्ति की पूजा करने के लिए जा रहे थे। वर्षों बाद मैंने पेरिस के लूव्र संग्रहालय में मोनालिसा पेंटिंग देखी, जिसके लिए दर्शकों की लंबी कतार थी और ये संग्रहालय की सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति थी। लियोनार्डो दा विंची 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रश, कैनवास और आधुनिक औजारों से इसे कहीं चित्रित किया होगा। बौद्ध भिक्षुओं ने मोनालिसा से करीबन 1000 साल पहले एक गुफा की पत्थर की दीवार पर आदिम सहायता के साथ इस भित्ति चित्र को अद्भुत सटीकता के साथ बनाया था, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले चेहरे को लगभग एक सजीव कामुक अभिव्यक्ति देता था। आज मोनालिसा दुनिया की सबसे मूल्यवान पेंटिंग में से एक है और यहाँ बोधिसत्व पद्मपाणि की जीवंत तस्वीर आधुनिक दुनिया की महिमा और चकाचौंध से दूर चुपचाप तीसरी दुनिया के देश की भूली हुई गुफाओं में कुछ आगंतुकों को भारत नामक इस देश के गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो ब्रिटेन एक महाशक्ति बन गया। जब कंप्यूटर ने दुनिया पर राज किया तो यूएसए दुनिया का शीर्ष देश बन गया। जब कौशल केवल हाथ और मानव थे, भारत दुनिया की सबसे कीमती कला, मूर्तिकला, स्मारकों और संस्कृति का मालिक था। एक गुफा में कार्तिक ने सुमन का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। मैं उनका पीछा करना चाहता था और उनकी ओर बढ़ना चाहता था, लेकिन तभी अचानक लक्ष्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे पीछे की ओर खींच लिया। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। उन्हें जाने दो और कुछ समय अकेले बिताने दो, उसने कहा। मतलब? रौनक, अन्ना सुमन को पसंद करते हैं और एक अच्छी बहन होने के नाते मैं उन्हें कुछ समय साथ में दे रही हूँ। इसके अलावा हमें भी कुछ समय साथ रहने का मौका मिल जाएगा, लेकिन तभी अगर आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो तो। अब मैं एक मुश्किल स्थिति में फंस गया था। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि सुमन कार्तिक के साथ अकेले समय बिताए, कम से कम जब मैं आसपास हूँ और उनके पास जाना चाहता था। लेकिन मैं अब वहाँ नहीं जा सकता था, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि मुझे लक्ष्मी के साथ समय बिताना पसंद नहीं आया और एक तरह से उसे बुरा लगेगा। मैं उसी दुविधा की स्थिति में खड़ा था। ये एक बहुत ही संकीर्ण मुंह वाली गुफा थी और थोड़ी गहरी भी थी। बाहर अचानक एक बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी और वे सभी गुफा में घुसने की कोशिश करने लगे। गुफा में पहले से ही लोग मौजूद थे और जल्दी ही उसका दम घुटने लगा। दूर कहीं एक हल्का प्रकाश बल्ब था और अचानक वह बुझ गया और गुफा में अंधेरा हो गया। मैं लक्ष्मी की ओर मुड़ा और वह असहज महसूस करने लगी थी। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उसने अपनी गर्दन पकड़ रखी थी। कुछ युवा लोग मनोरंजन के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन अधिकांश महिलाएं डर से चिल्ला रही थी और पूरी भीड़ बाहर की ओर निकलने लगी। इससे भगदड़ मच गई। रौनक, मदद करो, वह चिल्लाई और उसने अपनी गर्दन कसकर पकड़ ली। वह सांस नहीं ले पा रही थी। अचानक पीछे से एक धक्का आया और उसके पैर जमीन पर खिसक गए और वह लड़खड़ाने लगी और जल्दी ही गिर जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर वह गिरी तो भीड़ उसे पैरों से कुचल डालेगी। मैं पहले उससे हमलावर भीड़ से बचाने के लिए उसके सामने आया और फिर नीचे झुककर उसका एक हाथ अपने सिर के ऊपर से पीछे किया और तेजी से उसे अपने दूसरे कंधे पर उठा लिया। मैंने झटके से उसे और अपने आप को सीधा किया और भीड़ को चीरते हुए बाहर की ओर बढ़ने लगा। वह अब तक बेहोश हो चुकी थी और मैं उसके झुके हुए शरीर का वजन महसूस कर सकता था।
मुझे जल्द ही गुफा से बाहर निकलना था, अन्यथा कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। भीड़ मुझे पीछे से धक्का दे रही थी और मैं भीड़ को अपने आगे धकेल रहा था। हर कदम पर दो शरीरों का भार उठाते हुए मैं जल्द ही बाहर निकलने में कामयाब हो गया। बाहर निकलने के बाद मैंने उसे धीरे से बैठाया और उसे पूरी तरह से अपने ऊपर झुका लिया। वह बेहोश हो गई थी और मुझे नहीं पता था कि क्या करूं। क्या आप थोड़ा पानी दे सकती हैं? मैंने एक लड़की से अनुरोध किया जो पास में खड़ी थी और मुझे उसके साथ संघर्ष करते हुए देख रही थी। उसने तुरंत पानी की बोतल लक्ष्मी के मुंह में डाली और 2 घूंट पानी उसके गले में उतार दिया। फिर उसने पानी का एक चुल्लू लिया और जोर से लक्ष्मी के चेहरे पर छिड़क दिया। लक्ष्मी ने हलचल की। उसने फिर से ऐसा किया और लक्ष्मी वापस होश में आने लगी। मुझे अब सुमन की चिंता हो रही थी क्योंकि वह कार्तिक के साथ अंदर गई थी और अभी तक वापस नहीं आई थी। भीड़ अभी भी गुफा से बाहर आ रही थी और तभी मैंने उन दोनों को गुफा से बाहर निकलते देखा। शायद वे गुफा के अंतिम छोर पर थे, इसलिए उन पर भगदड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। जब कार्तिक और सुमन ने देखा कि लक्ष्मी अभी भी बेहोश है और मेरी तरफ आधी झुकी हुई है तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि कुछ गलत हुआ है। वे हमारी ओर लपके। उसे क्या हुआ? गुफा में भगदड़ मच गई और लक्ष्मी ने कहा कि उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है और वह बेहोश हो गई। मैं उठ गया और उसने मेरी जगह ली और लक्ष्मी का सिर अपनी गोद में रखा और धीरे से उसे सहलाया। लक्ष्मी, लक्ष्मी, सुमन ने उसका नाम पुकारा। क्या वह ठीक है? कार्तिक ने चिंतित होकर पूछा। हाँ, वो अब ठीक लग रही है। ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की कमी और अंधेरे के कारण उसकी पुरानी बीमारी सामने आ गई है। मुझे नहीं पता था कि वे किस पुरानी बीमारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये मेरे लिए भी एक डरावना क्षण था। जिस तरह से मैंने देखा कि लक्ष्मी सांस नहीं ले पा रही थी और फिर बेहोश हो गई, ये कोई बड़ी बीमारी है जिससे वह जूझ रही है। हम तब तक वहीं रहे जब तक वह पूरी तरह से होश में नहीं आ गई और उसके बाद भी हमने ज़्यादा हिम्मत नहीं की और ज़्यादातर गुफाओं का दौरा या तो बाहर से किया या सिर्फ प्रवेश द्वार से किया। गुफा के ज़्यादा अंदर नहीं गए। जब तक हम होटल पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। जब मैं अगली सुबह सोकर उठा तो देखा कि कार्तिक पहले से ही जगा हुआ था और आधा तैयार भी बैठा हुआ था। मैंने उत्सुकता से पूछा, मंदिर जाने की तुमको इतनी ज़्यादा जल्दी है कि लगता है तुम रात को सोए नहीं? नहीं, मैं मंदिर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ और ना ही मुझे वहाँ जाने की इतनी जल्दी है। मैं तो इसलिए तैयार हो गया कि आज तुम लोग मुझे छोड़कर वहाँ नीचे सड़क के साइड में जो चाय की दुकान है वहाँ फिर से न चले जाओ। उसने दिखावे वाले गुस्से की हंसी में कहा। उसकी बात सुनकर मैं भी हंस दिया। जब हम दोनों अपने कमरे से बाहर आए तो कार्तिक ने लड़कियों के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और हैरानी की बात यह थी कि वे दोनों भी चाय के लिए तैयार थी। हम सब सड़क पर निकले और चाय की दुकान पर जाकर चाय का ऑर्डर दिया। तुम लोगों ने मुझे कल छोड़ दिया था, इसलिए मैं कल की भरपाई के लिए तुम सबसे ज़्यादा खाऊंगा और पीऊंगा। हम सब ने मुस्कान के साथ सहमति में सिर हिलाया। कार्तिक, चिंता मत करो, इसकी भरपाई के लिए मैं तुमको असम के चाय बागानों में एक्स्ट्रा अतिरिक्त चाय पिलाऊंगा। औरंगाबाद जैसे शहर में चाय के लिए क्या सोचना, मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा। माना कि असम की चाय अच्छी होगी, लेकिन औरंगाबाद को कम मत समझो। ये एकमात्र शहर है जिसके पास 2 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, एक ज्योतिर्लिंग है और लगभग 150 वर्षों तक इसे देवगिरी कहा जाता था, जिसका अर्थ था भगवान की पहाड़ियाँ। माना जाता था कि शिव इन पहाड़ियों पर रहते थे और एलोरा की गुफाओं में शिव को समर्पित एक शानदार मंदिर है। जब हम एलोरा की गुफाओं में पहुंचेंगे तो मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊंगा, कार्तिक ने कहा। तुम कितने खराब हो, ऐसा सस्पेंस क्यों रखना चाहते हो? हमें अभी बताओ। सुमन ने आधिकारिक रूप से मांग की और अपने कंधों से उसे एक हल्का सा धक्का दिया। नहीं, ये सस्पेंस रखने की बात नहीं है, लेकिन जब हम वहाँ होंगे तो हम इस तथ्य की अधिक सराहना करेंगे। अगर मैं अभी बताऊं तो तुम समझ भी नहीं पाओगी, उसने स्पष्ट किया और फिर वही हल्का सा धक्का सुमन को अपने कंधों से वापस दिया। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अचानक मुझे यह एहसास हुआ कि दोनों के बीच एक केमिस्ट्री है, एक बंधन है। मेरी नज़र से जो दिखता है उससे कहीं ज़्यादा वे एक दूसरे के करीब हैं। जैसा कि मैंने कहा कि उनके बीच काफ़ी बातचीत तमिल में होती थी और मुझे तमिल बिल्कुल नहीं आती थी। फिर दोनों बेंगलोर में या मदुरई में कितना मिलते हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। इससे मैं थोड़ा असहज हो गया। मेरा विरोधी, मेरा प्रतियोगी, जितना मैंने अनुमान लगाया था उससे कहीं अधिक दमदार था। जब हम होटल वापस आए तो रिसेप्शन वाले ने हमें बुलाया और हमें दिन का पहला झटका लगा। उन्होंने हमें बताया कि हमें आज चेकआउट करना था।
क्योंकि उनका होटल आज रात के लिए पूरी तरह से बुक हो चुका था। सुबह की चाय का स्वाद हमारे मुंह से गायब ही हो गया। तो हम अपने कमरों में चले गए, तैयार हुए और अपना सामान लेकर नीचे आ गए। आज सुमन ने चटकीले पीले रंग का कुर्ता चुन्नी के साथ पहना था, जिसमें गुलाबी और पीला आपस में मिल गया था, और मैचिंग गुलाबी सलवार थी। भारतीय शैली में पहले मंदिर जाने के लिए और फिर दक्कन के पठार के सूरज की गर्मी को झेलने के लिए ये एक उत्तम पोशाक थी। आज लक्ष्मी ने भी हल्के नीले रंग की कुर्ती सलवार पहनी थी। कार्तिक एक बेदाग सफ़ेद शर्ट और ग्रे ट्राउज़र में था, और मैंने जीन्स के साथ नीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी, जिस पर छोटे चेक के पैटर्न थे। रौनक, ये क्या है? कल भी तुमने गहरा नीला पहना था और आज फिर नीले रंग में हो। सुमन ने आपत्ति जताई। लक्ष्मी ने भी नीला पहना है, कार्तिक ने देखा। हम मैचिंग ड्रेस वाले दोस्त हैं, जो कल मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ था, वरना न जाने क्या होता। शुक्रिया रौनक, उसने कहा। कुछ नहीं होता, और अगर मैं दोस्त हूँ तो धन्यवाद कैसा। हम बस साथ हैं, हम एक जैसा सोचते हैं और हमारी एक जैसी रुचि है। मैंने उसके तर्क में जोड़ा और अपना हाथ हवा में ऊपर उठाया, और लक्ष्मी ने आगे बढ़कर एक जोरदार हाई फाइव दिया। जब हम सामान के साथ बाहर आए तो अजय भी जल्दी चेकआउट के लिए तैयार नहीं था। भैया जी, ये क्या है? आप सब लोग इतनी जल्दी चेकआउट कर लिए? उसने अपने चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ सवाल पूछा। अरे यार, हमने चेकआउट नहीं किया, लेकिन होटल वाले ने हमें बाहर निकाल दिया। अब हमें आज रात रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोना होगा, मैंने आधे मुस्कान के साथ कहा। अपनी बातों से सावधान रहना रौनक। हर दिन एक बार देवी सरस्वती आपकी जीभ पर विराजमान हो जाती है, और हम जो भी कहते हैं वह सच हो जाता है। इसलिए जब भी आप बोलें तो सावधान रहें, सुमन ने सलाह दी। रात ये साबित कर देगी कि वह गलत नहीं थी, और हम लगभग बस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही सोए। अजय, ओंकारेश्वर पहुंचने में कितना समय लगेगा? कार्तिक ने उससे पूछा। अब हमारे दिन के दूसरे झटके का समय था। भैया जी, मैं ओंकारेश्वर नहीं जा सकता, मैं पुणे वापस जाऊंगा। पिछले 3 दिनों में अजय हमारा एक हिस्सा बन गया था, हमारा एक और साथी बन गया था। वैसे तो वह टैक्सी चलाता था, लेकिन हम उसको अपने जैसा ही समझते थे और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते थे। जहाँ खाना खाते उसको अपने साथ खिलाते, जहाँ जाना होता उसको पूछते कि वह चलेगा। वैसे वह ज़्यादातर जगह पर नहीं जाता था। आज जब उसने कहा कि मैं वापस चला जाऊंगा तो हम सबको एहसास हुआ कि अजय और उसकी टैक्सी दोनों का वक्त हमारे साथ सीमित था, और लगता है अब वह ख़त्म होने वाला था। लेकिन क्यों, क्या समस्या है? कार्तिक ने अपने कानों पर विश्वास न करते हुए फिर से पूछा। ओंकारेश्वर एमपी में है, और मेरे पास एमपी का टूरिस्ट परमिट नहीं है। मेरे पास केवल महाराष्ट्र में टैक्सी चलाने का लाइसेंस है, उसने स्पष्ट किया। क्या तुम कुछ जुगाड़ नहीं कर सकते? कार्तिक ने कहा। नहीं भैया जी, मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अपने सपनों में भी हम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए परेशानी का कारण नहीं बनना चाहेंगे जो हमारे साथ इतना अच्छा और सहयोगी रहा हो। ठीक है, पहले हम बस स्टैंड चलते हैं, और शहर के बाहर दिन की यात्रा पर जाने से पहले मैं वहाँ बसों के बारे में पूछताछ करूँगा, मैंने कहा। अजय हमें बस स्टैंड तक ले गया। मैं बसों के बारे में पूछताछ करके वापस टैक्सी में आ गया। क्या पता चला? दोनों लड़कियों ने लगभग एक साथ पूछा। इंदौर के लिए रात की बसें हैं जो ओंकारेश्वर से होकर जाती हैं, हम वहाँ उतर सकते हैं। हम सुबह सुबह ओंकारेश्वर पहुँच जाएंगे। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। जब मैंने कृष्णेश्वर मंदिर को देखा तो मुझे ये लगा कि एक ज्योतिर्लिंग का स्थान पाने के लिए जितना भव्यता चाहिए उसके हिसाब से ये मंदिर बहुत छोटा प्रतीत हो रहा था। एक पीले रंग की पेंट की हुई दीवार का परिसर था, जिसमें एक बहुत बड़ा प्रांगण था, और प्रांगण के केंद्र में कृष्णेश्वर मंदिर था। मंदिर के ठीक बाहर शिवलिंग के सामने एक नंदी जी विराजमान थे। आंगन के भीतर एक बड़ा पुराना पीपल का पेड़ था, और उसके नीचे एक और शिवलिंग था। हमने मंदिर के अंदर जाने वाले कतार में अपना स्थान ले लिया, जो बहुत लंबी नहीं थी, और जल्दी ही हम गर्भगृह के अंदर पहुंच गए। गर्भगृह के बीच में एक छोटा सा ज्योतिर्लिंग था, जो किसी चबूतरे पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर बना हुआ था। रुद्राक्ष के कड़ों से बनी एक माला शिवलिंग की शोभा बढ़ा रही थी। हमेशा की तरह सुमन ने पूजा थाली पंडित जी को दी, जिसमें से कि पंडित जी ने कुछ सामान शिवलिंग को अर्पित किया और बाकी वापस सुमन को लौटा दिया। हम सब कर्तव्य परायणता से उसके पीछे खड़े हो गए, और पंडित जी ने हम में से प्रत्येक के माथे पर चंदन का तिलक लगाया और हमें आशीर्वाद दिया। हम अपने घुटनों के बल बैठ गए और ज्योतिर्लिंग को प्रणाम किया, और फिर जल्द ही गर्भगृह से बाहर आ गए। बाहर जाने से पहले
हम मंदिर की संरचना को ठीक से देखना चाहते थे और कुछ तस्वीरें भी लेना चाहते थे। हम मंदिर के बहुत करीब खड़े थे और ये फ्रेम में अच्छी तरह से फिट नहीं हो रहा था, इसलिए कोने की ओर चले गए कि मंदिर का पूरा ढांचा हमारे फोटो फ्रेम में अच्छी तरह से फिट हो जाए। वहाँ हमने देखा कि एक व्यक्ति कुर्ता पैजामा पहने पत्थर के चबूतरे पर बैठा है। हमने उसे नज़रअंदाज किया और तस्वीरें लेना जारी रखा, और कुछ और कदम पीछे उठाने के बाद आखिरकार हम उसके बहुत करीब पहुंच गए। आप केवल देखेंगे या जानना भी चाहेंगे? उसने पीछे से आज्ञाकारी स्वर में कहा। मैंने मुड़कर उसकी ओर देखा। तुम क्या चाहते हो? मैंने पूछा, ये सोचकर कि उसका अंतिम उद्देश्य पैसे मांगना ही होगा। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और पिछले 30 सालों से मैं इन जगहों पर आ रहा हूँ, और मैं आपको इस मंदिर, एलोरा की गुफाओं और दौलताबाद के किले के बारे में और बता सकता हूँ। आप कितना चार्ज करेंगे? आप जो चाहें आप मुझे दे सकते हैं। मैं एक लाइसेंस प्राप्त गाइड नहीं हूँ। मैं आप जैसे युवाओं को इन जगहों के बारे में और बताना चाहता हूँ। ठीक है, ज़रूर, चलो हमारे साथ। आखिर सुमन ने फैसला कर ही लिया। वह उठ खड़ा हुआ। अपना पैजामा उसने झाड़ा और सुमन के पास आकर बोला, दीदी। उसने सुमन को संबोधित किया, शायद इसलिए कि आखिरकार सुमन ने ही उसे काम पर रखा था, और स्वाभाविक रूप से वह अब किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति अधिक निष्ठावान होगा जो उसे काम और अंततः पैसा देने के लिए जिम्मेदार है। आज आप जो देख रही हैं वह एक नए मंदिर जैसा दिखता है, लेकिन किसी ज़माने में यहाँ एक बहुत पुराना और बड़ा मंदिर था। बाद में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान द्वारा मंदिर परिसर को तोड़ दिया गया था। लगभग 200 वर्षों तक मंदिर एक खंडहर बना रहा, और फिर मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। एक बार नहीं बल्कि कई बार। इस बार उसने लक्ष्मी को संबोधित किया। मुगल मराठा संघर्ष की लंबी खींची गई लड़ाइयों के कारण ये मंदिर कई दौरों के विनाश और पुनर्निर्माण से गुजरा है। 2200 से अधिक वर्षों तक लुटेरों के लगातार हमले ने शांति प्रिय देश, लोग और सभ्यता की विरासत को स्थायी या कभी ना पूरा किए जाने वाला नुकसान पहुंचा दिया है। एक ऐसी संस्कृति और भूमि जो कि 3 प्रमुख धर्मों, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जन्म स्थान थी, और जिसने दुनिया के किसी अन्य संस्कृति पर कभी हमला नहीं किया। उसे हमलावरों ने बार बार लूट कर खोखला कर दिया, लेकिन हमने इसका अधिकांश पुनर्निर्माण कर लिया। लक्ष्मी ने गर्व से कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने उदास होकर कहा। हर बार जब एक पुरानी संरचना नष्ट की जाती है उसके साथ एक युग समाप्त हो जाता है। कोई इसका पुनर्निर्माण कर सकता है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा खो जाता है। सबसे दुखद बात यह है कि जो हिस्से खो जाते हैं वे पत्थर नहीं बल्कि एक संस्कृति, एक पहचान, एक जीवन पद्धति, विचार प्रक्रिया और निश्चित रूप से कारीगरों की अमूल्य रचनाएं थीं। ये सब बोलते बोलते वह काफ़ी भावुक और भाव विभोर हो गया। वह मुंह से बोल रहा था लेकिन भावना दिल से निकल रही थी। कृष्णेश्वर मंदिर मराठा मंदिर स्थापत्य शैली और संरचना का एक उदाहरण है, जो लाल पत्थर से उकेरा गया है और प्राचीन वास्तुकला के प्रेमियों के लिए लाजवाब है। इतिहास प्रेमियों को मंदिर दिलचस्प लगेगा, क्योंकि मराठा नायकों की कई शिला नक्काशियों को मंदिर में खूबसूरती से संरक्षित किया गया है। अब शानदार 5 स्तरीय शिखर को देखें। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मंदिर के शिखर पर उभरी हुई नक्काशी देखने को मिलेगी। ये हैं दशावतार, विष्णु के 10 अवतार। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ये लाल ज्वालामुखी चट्टान में अद्भुत दिखाई देता है। और अंत में नंदीकेश्वर की मूर्ति को देखना ना भूलें, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ और तस्वीरें क्लिक करने के बाद हम एलोरा की गुफाओं की ओर बढ़े, जो मंदिर परिसर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर थी। एलोरा की गुफाएं खुले क्षेत्र में थीं और दूर से दिखाई दे रही थीं। जब हम कैलाश मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो गाइड पहले से ही वहां मौजूद था। उसने हमें मंदिर के अंदर आने के लिए कहा, ताकि हम सभी को थोड़ी छाया मिल सके और वह मंदिर के बारे में और बता सके। जब मैं मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो मैंने जो देखा वह लगभग अविश्वसनीय था। पहाड़ी के एक बड़े हिस्से को काटकर एक शानदार मंदिर, एक बड़ा और चौड़ा प्रांगण और कई गुफाएं बनाई गई थीं। ऊपर से देखने पर पहाड़ी कुछ चूल्हे के आकार की लगेगी। मैं इस मंदिर के निर्माण की कल्पना और मानवीय प्रयासों से हतप्रभ था। उसने हमें इस जगह के बारे में और बताना शुरू किया। जिस जगह आप खड़े हैं उसे एलोरा की गुफाएं कहा जाता है, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ये दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है। ये हमारे महान कारीगरों की 1500 साल से अधिक पुरानी विरासत है। ये हिंदू, बौद्ध और जैन गुफाएं हैं, जो कि
मुख्य रूप से मंदिरों और तीर्थयात्रियों के विश्राम स्थल के रूप में काम करती थी। इन गुफाओं का निर्माण इस स्थल पर किया गया था क्योंकि ये दक्षिण एशिया का प्राचीन व्यापार मार्ग था। अब आप जहाँ खड़े हैं वह गुफा 16 है, जो दुनिया में सबसे बड़ी एकल अखंड चट्टान सिंगल मोनोलिथिक रॉक की खुदाई है। इसे कैलाश मंदिर कहा जाता है, जो एक रथ के आकार पर बना हुआ है, जो भगवान शिव को समर्पित है और इसे पूरी तरह से एक ही चट्टान से तराशा गया है। हम सब अवाक रह गए। एक ही चट्टान से तराशा गया मंदिर। हमने एक ही चट्टान से देवताओं और उनके जानवर रूपी वाहनों की कई मूर्तियां तराशी हुई देखी थी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि एक चट्टान को काटकर एक पूरा मंदिर बनाया जा सकता है। पूरा मंदिर संरचना एक फ्रीस्टैंडिंग महापाषाण है, जिसे एक चट्टान की सतह से उकेरा गया है, जो लगभग 10 मंजिला इमारत की ऊंचाई का एक बहुस्तरीय मंदिर परिसर है। मंदिर का प्रांगण लगभग एक हॉकी मैदान के आकार का है। ऐसा अनुमान है कि कलाकारों ने मंदिर की खुदाई करने के लिए आंगन और गुफाएं बनाने के लिए लगभग 2 लाख टन वजन वाले 30 लाख क्यूबिक फीट पत्थर को काट कर हटाया होगा। उसने बताया कि इतिहासकारों का मानना है कि इस अखंड मंदिर का कोई भी बड़ा हिस्सा मंदिर बनाने के बाद से अलग से नहीं लगाया गया था। वास्तुशिल्प साक्ष्य बताते हैं कि मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही पूर्ण मंदिर के निर्माण की योजना बना दी गई होगी। हम आजकल एक छोटा सा मकान बनाने के पहले एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, और वह ब्लूप्रिंट भी मकान बनते बनते कई बार बदलता है। कल्पना कीजिए कि आज से 1500 साल पहले किसी ने एक पत्थर को काटकर मंदिर बनाने का ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में या किसी जगह पर पहले ही बना लिया, और पूरे मंदिर के निर्माण के दौरान उसमें कुछ खास फेरबदल नहीं किया गया। कैलाश मंदिर अपने ऊर्ध्वाधर उत्खनन के लिए उल्लेखनीय है। नक्काशियों ने मूल चट्टान के शीर्ष पर शुरू किया है और नीचे की ओर खुदाई की। उन्होंने पहाड़ के ऊपर चढ़कर काटना चालू किया और काटते काटते धीरे धीरे मंदिर बनाते बनाते नीचे जमीन के स्तर पर आ गए। यह आधुनिक कल्पना से बिल्कुल परे है कि कैसे कोई एक हॉकी फील्ड के बराबर का मैदान अपने दिमाग में प्लान कर सकता है और उसको एक पहाड़ की चोटी से काटना शुरू करके धीरे धीरे नीचे तक लाकर एक वास्तव रूप दे सकता है। प्रवेश द्वार में एक कम ऊंचाई वाला गोपुरम है। एक 2 मंजिला प्रवेश द्वार यू आकार के प्रांगण में खुलता है, जो लगभग 3 मंजिल ऊंची एक आर्केड से घिरा हुआ है। मेहराबों में विशाल तराशे हुए पैनल हैं, जो मूल रूप से एक ही पत्थर से काटे गए पुलों द्वारा केंद्रीय मंदिर संरचनाओं से जुड़े थे, लेकिन ये पुल समय के साथ गिर गए। लिंगम के केंद्रीय मंदिर एक सपाट छत वाला मंडप और एक द्रविड़ शिखर है। शिव के पवित्र बैल नंदी की एक छवि मंदिर के सामने एक पोर्च पर खड़ी शिवलिंग को देख रही है। अब तक आपने मंदिर के आकार और भव्यता के बारे में सुना। अब सुनिए मंदिर की बेहतरीन नक्काशियाँ। मुख्य मंदिर की 2 दीवारों में उत्तर की ओर महाभारत और दक्षिण की ओर रामायण को दर्शाती नक्काशी की पंक्तियां हैं। मूर्ति कला के बारे में बात करते हुए प्रवेश द्वार के बाईं ओर अधिकांश देवता शिव से संबंधित हैं, जबकि दाहिने हाथ की ओर देवता विष्णु से संबंधित हैं। सबसे प्रसिद्ध मूर्तियों में से कुछ हैं शिव तपस्वी, शिव नर्तक, एक ही चट्टान से उकेरे गए अन्य मंदिर गंगा, यमुना, सरस्वती, विष्णु के 10 अवतारों इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, गणेश, अर्धनारीश्वर, हरिहर, अन्नपूर्णा, दुर्गा और अन्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। हम सभी रॉक कट भव्य मंदिर से अवाक थे जो हमारे सामने था, और उससे भी अधिक वह सजीव वर्णन जो हमने उनसे सुना। चुप्पी तोड़ते हुए मैंने कहा, शायद ये मंदिर दुनिया के अजूबों में से एक होना चाहिए था। वह हंसा। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए। मुझे दुनिया के अजूबों को तय करने का मापदंड नहीं पता। हालांकि आपको बता दूं कि ताजमहल बनने से करीब 900 साल पहले चट्टानों को काटकर इस कैलाश मंदिर का निर्माण किया जा चुका था। वाह! मैं जो देख और सुन रहा था उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। करीब 1500 साल पहले लगभग 10 मंजिल ऊंचा एक मंदिर जो हॉकी के मैदान के बराबर है, ऊपर से नीचे तक केवल हथौड़े और छेनी का उपयोग करके एक ही चट्टान से काटा गया था। रॉक कट वास्तुकला की दुनिया में कैलाश मंदिर अद्वितीय होगा। जॉर्डन की पहाड़ियों में बने पेट्रा के खजाने को एलोरा की गुफाओं से कुछ 100 साल पहले ही चट्टानों से काटा गया था, लेकिन इन 2 संरचनाओं के बीच आकार, पैमाने, भव्यता
और नक्काशी की कोई तुलना नहीं है। फिर भी पेट्रा में लाखों विदेशी आगंतुक आते हैं और यह दुनिया के अजूबों में से एक है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की तो बात ही छोड़ दें, यहाँ तक कि अधिकांश घरेलू पर्यटकों को भी कैलाश मंदिर की उपस्थिति और महत्व के बारे में नहीं पता होगा। हमारी हिंदी किताब में एक लाइन थी, अति परिचय तय होत है अरुचि अनादर भाय, मलयागिरी की भीलनी चंदन देत जराय। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ सभ्यता 10,000 साल से अधिक पुरानी है और हमारे पूर्वज इस धरती पर अब तक के सबसे महान कारीगर रहे हैं। हमारे पास विरासत की बहुतायत है, इतनी बहुतायत है कि हमने इसकी उपेक्षा कर दी है। हम अपने ही देश में मानव जाति की सबसे बड़ी कृतियों की रक्षा और सराहना करने में विफल रहे हैं और हम आधुनिक संरचनाओं को देखने के लिए कहीं और भागते हैं। मेरा मानना है कि अगर किसी को हमारे वर्तमान भारत को कवर करना है तो एक जीवन कम है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इस मंदिर में कहाँ जाना शुरू करूँ। अब तक मैं इतना कुछ सुन चुका था कि ये मेरे लिए भारी था। हालांकि हमने मूर्तियों की सराहना करते हुए और जितनी हो सके उतनी तस्वीरें खींचकर मंदिर को देखना शुरू कर दिया। मंदिर के विशाल प्रांगण में से एक स्थान पर लक्ष्मी ने टिप्पणी की, ये लगभग अविश्वसनीय है कि उन दिनों के दौरान इतने बड़े मंदिर और प्रांगण के निर्माण के लिए इतने दिनों में इतने पत्थर काटकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। लक्ष्मी, तुम्हें याद है सुबह चाय की दुकान पर मैंने तुम लोगों से कहा था कि मैं तुम लोगों को कुछ बताऊंगा? कार्तिक ने कहा। वो क्या था? मैंने जिज्ञासा से पूछा। हमारे गाइड ने अभी हमें बताया कि इस मंदिर को बनाने के लिए 2 लाख टन चट्टानों को तराशा गया था। पहेली यह बनी हुई है कि हटाए गए इतने टन पत्थर कहाँ गए। हो सकता है चट्टानों को कहीं फेंक दिया गया हो, लेकिन आसपास कहीं भी चट्टानों का ढेर होने का कोई सबूत नहीं है। इतिहासकारों के पास अभी भी इस बारे में बात करने के लिए कोई भरोसेमंद स्रोत नहीं है कि चट्टानें कहाँ गईं या उनका उपयोग कैसे किया गया। हम सब एक बार फिर हैरान थे। कुछ विज्ञान की किताबों के अनुसार एलोरा जैसी जगहों के नीचे अनगिनत छिपे हुए मार्ग हैं, जहाँ कभी ऊर्जा मशीनें और अन्य प्राचीन तकनीकें थीं। ऐसा कहा जाता है कि इन अलौकिक मशीनों का उपयोग कैलाश के विशाल मंदिर के निर्माण के लिए किया गया होगा। ऐसा मानना भी है कि हमारे पूर्वज के पास पौराणिक प्रौद्योगिकी तकनीक उपलब्ध थी, जो कि पत्थर का सीधे वाष्पीकरण कर देती थी। ये कुछ आजकल की परमाणु ऊर्जा की तरह है, जहाँ पर इतनी सारी एनर्जी, इतनी सारी गर्मी पैदा होती है कि वह चट्टानों को पिघलाकर उन्हें भाप बनाकर उड़ा देने में सक्षम थी। ये मेरी कल्पना से भी परे था और मैं हर नए तथ्य और सिद्धांत के साथ पागल हो रहा था। कार्तिक अभी भी लक्ष्मी को कुछ समझा रहा था और मैंने देखा कि सुमन आगे बढ़ चुकी थी। मैंने अपनी गति तेज की और सुमन के पास पहुंचा और उसके साथ चलने लगा। कार्तिक और लक्ष्मी हमसे थोड़ा पीछे थे और चर्चा में मशगूल थे। क्या हम मंदिर के ऊपर की ओर चलें? मैंने सुमन से पूछा। जरूर, चलते हैं। कार्तिक और लक्ष्मी कहाँ हैं? उसने पूछा। वह दोनों हमारे पीछे ही हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वे आएं। हम सीढ़ियाँ चढ़े और जल्दी ही ऊपर की मंजिल पर पहुंच गए। मेरी योजना काम कर गई और कार्तिक और लक्ष्मी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। सूरज अभी भी बहुत तेज था, लेकिन ऊपर हल्की हवा आरामदायक थी। सुमन के बाल हवा के साथ उड़ रहे थे। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मैंने कुछ हिम्मत जुटाकर सुमन से कहा। धन्यवाद, लेकिन मुझे नोटिस करने में दिन में बहुत देर नहीं हो गई है? क्या तुमने मुझे अब देखा? उसने दोस्ताना लहजे में कहा। तुम जो कुछ भी पहनती हो उसमें बहुत अच्छी लगती हो, मैंने कहा। अब ये चापलूसी है, उसने जवाब दिया। ठीक है, मुझे तुम्हारी कुछ तस्वीरें क्लिक करने दो, तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं सीरियस हूँ और ये चापलूसी नहीं है, मैंने कहा। रौनक, तुम मेरी तस्वीरों का क्या करोगे? उसने पूछा। मैं उन्हें हर समय अपने पास रखूंगा और जब चाहूँगा उन्हें देखूंगा। हो सकता है कि मैं उसे फ्रेम करवाकर अपने कमरे में रख लूँ, मैंने बिना ज़्यादा सोचे कह दिया और वह झिझक गई। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा। मैं उसकी ओर टकटकी लगाकर देख रहा था और उसने कुछ क्षण में अपनी आंखें फेर लीं। चलो नीचे चलते हैं, ऐसा नहीं लगता कि वे ऊपर आ रहे हैं, उसने टॉपिक बदलते हुए कहा। सीढ़ियाँ ऊंची थी और ऊपर चढ़ना नीचे जाने की तुलना में आसान था। उसे नीचे नेविगेट करने में कठिनाई हो रही थी। मैं उसके बगल में आ गया और बिना पूछे उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कोई विरोध नहीं किया। उसने अपना हाथ पीछे नहीं हटाया और मेरा हाथ पकड़कर नीचे आ गई। बस नीचे पहुंचने से 1 या 2 सीढ़ी पहले मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और वह भी अपने आप चली गई। हमें देखते ही कार्तिक ने सुमन से पूछा,
तुम दोनों कहाँ गए थे? ऊपर। रौनक तो बोला तुम दोनों भी आ रहे हो, सुमन ने कहा। कार्तिक ने प्रश्न के साथ हमारी ओर देखा और मैंने जवाब में कंधे झटक दिए। लक्ष्मी जल्दी से सुमन के साथ शामिल हो गई और हम सभी एक साथ आगे बढ़ गए। जब तक हमने कैलाश मंदिर समाप्त किया तब तक दोपहर हो चुकी थी और शाम दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। हमने तय किया कि अब हम दौलताबाद किले को चलते हैं। जैसा कि वादा किया गया था, हमारा गाइड प्रवेश द्वार पर हमारा इंतजार कर रहा था। हमें देखते ही वह एक मशीन की तरह किले के बारे में बताने लगा। आप जो सामने देख रहे हैं वह एक मजबूत नगर दुर्ग है। क्या आप लोग दुर्ग, गढ़ और किले में अंतर समझते हैं? हम लोग चुप थे, कुछ ठीक से पता नहीं था। एक किला प्रायः सेना के उपयोग के लिए होता है, जिसमें बारूद, बंदूकें, तोप और अन्य रक्षा सामग्री होती है, जबकि एक गढ़ यानी कि दुर्ग के अंदर इन सब के अलावा उस नगर के निवासी भी रहते हैं। ज़्यादातर दुर्ग एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर बना होता है और यहाँ दौलताबाद में किसी वक्त में पूरा का पूरा शहर बसता था। दीदी, अंदर मेरे समझाने के लिए और कुछ नहीं है। अगर आप ठीक समझें तो मैं यहाँ से लौट जाता हूँ, उसने सीधे सुमन से पूछा, शायद ये जानते हुए कि उसे अनुमति कहाँ से मिलने की संभावना है। सुमन ने हमारी ओर देखा और हम में से किसी ने आपत्ति नहीं की। उसने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और उसे दे दिए और वह अपने स्कूटर पर वापस चला गया। हमने अपनी और किले की कुछ तस्वीरें क्लिक की। मैं नज़दीक से मीनार की ओर तस्वीरें क्लिक करने के लिए आगे गया और वे तीनों दूसरी दिशा में चले गए। फोटो सेशन खत्म करने के बाद मैंने देखा कि सुमन एक जगह बैठी थी और कार्तिक और लक्ष्मी बाउंड्री के किनारे तक नीचे खाई में झांकने गए थे। मैं भी ऊपर जाकर खाई को देखना चाहता था, लेकिन ये सुमन के साथ अकेले रहने का एक और मौका था और मैं इसे खोना नहीं चाहता था। इसलिए मैं भी सुमन के पास गया और उसके बगल में बैठ गया। कितना प्यारा दिन था, मैंने सुमन से कहा। हाँ, प्यारा और लंबा दिन, उसने कहा, और अब वह कुछ थकी हुई लगने लगी थी। और हमें अभी भी बस में रात का सफ़र करना है, मैंने कहा। ठीक है, होप कि मैंने कैलाश मंदिर में जो कुछ कहा था तुमने उसका बुरा नहीं माना होगा, मैंने विषय बदलते हुए कहा। नहीं, मैं क्यों बुरा मानूं? तुम केवल मेरी तारीफ कर रहे थे। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि मैं फ़ोटो और फ्रेमिंग की बात कर रहा था, लेकिन जानबूझकर इसे टाल दिया। मैंने भी इस विषय पर अधिक दबाव न डालने का निश्चय किया। इस बीच वे दोनों आ गए और हम कुछ और समय घूमते रहे और फिर यहाँ से शहर की ओर जाने का निर्णय लिया। चूँकि हमें आधी रात को बस पकड़नी थी, इसलिए हमने अजय से कहा कि हमें बस स्टैंड ले चलो। यहाँ तक कि सबसे उत्साही अजय ने भी थकान के लक्षण दिखाना शुरू कर दिया था। वह धैर्य खोता जा रहा था और वह अब वापस पुणे लौटने की राह देख रहा था। वह हमें बस स्टैंड पर ले आया और हमने अपना सामान उसकी टैक्सी से उतार दिया। ये हमारे ड्राइवर, सह गाइड, सह हेल्पर, सह मित्र के अलविदा कहने का समय था। मैं उसका हाथ लिया और उसकी पीठ पर थपथपाया कि हमने उसकी वजह से और उसके साथ कितना अच्छा समय बिताया। लक्ष्मी और कार्तिक ने भी उसे धन्यवाद दिया, लेकिन सुमन कुछ अलग थी। उसने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में ले लिया और उसे गले लगा लिया और उसे धन्यवाद दिया। पता नहीं कितने यात्री उसे इतना सम्मान देते होंगे और सुमन की तरह अजय का आभार व्यक्त करते होंगे, और यही बात सुमन को खास बनाती है। अजय के लिए भी ये खास पल था, क्योंकि उनकी भी आंखें नम थीं और उसने विनम्रता से अपना सिर नीचे कर लिया था और आदर से हाथ जोड़कर पीछे मुड़ा, अपनी टैक्सी में बैठा और कुछ ही पल बाद आंखों से ओझल हो गया। मैंने सुबह ही बस के समय के बारे में पूछताछ की थी। सुबह ही पूछताछ खिड़की के व्यक्ति ने मुझे बताया था कि बस स्टैंड पर एक डोरमेट्री है जो उन यात्रियों के लिए है जिन्हें बस स्टैंड पर अपनी बस के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। हम उस शयनगृह में गए और पाया कि ये वास्तव में साफ सुथरा था और हमारे पास कुछ घंटों के लिए आराम करने के लिए एक अच्छी जगह के रूप में काम करेगा। प्रत्येक पंक्ति में 2 चारपाई बिस्तर थे और कई खाली बिस्तरों के साथ ऐसी कई पंक्तियां थीं। कुछ गोपनीयता प्रदान करने के लिए इन चारपाई बिस्तरों पर पर्दे लगे हुए थे। हमने 3 घंटे का भुगतान किया और उनमें से 4 पर कब्जा कर लिया। उत्तर भारत में मैंने ट्रेन से कई यात्राएं की थीं और प्रतीक्षालय और प्लेटफॉर्मों में पर्याप्त समय बिताया था, लेकिन कभी भी अच्छी तरह से रखी गई डॉर्मेट्री में रात नहीं गुजारी थी।